दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप अपने लोन का पैसा टाइम पे करते हैं, आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है उसको भी टाइम पे करते हैं, फिर भी आपका सिविल स्कोर, फिर भी आपका क्रेडिट स्कोर लो क्यों होता है। तो इसके बहुत सारे रीजंस है जिसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट रीजन को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी नॉलेजेबल है। आपसे रिक्वेस्ट यह है दोस्तों कि वीडियो पूरा एंड तक देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। तो यहाँ पे लोन का और क्रेडिट कार्ड का पैसा टाइम पे करने के बाद में भी आपका क्रेडिट स्कोर लो हो जाता है, उसका सबसे पहला रीज़न है हाई क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो होता क्या है। तो यहाँ पे क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो का सिंपल मतलब होता है कि आपका टोटल क्रेडिट कार्ड का कितना पैसा आउटस्टैंडिंग है आउट ऑफ योर टोटल क्रेडिट कार्ड का लिमिट। फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि आपके पास में दो क्रेडिट कार्ड है, एक क्रेडिट कार्ड ए एंड दूसरा क्रेडिट कार्ड बी। क्रेडिट कार्ड ए का हम टोटल लिमिट मान के चलते हैं 1 लाख रुपीस का है एंड क्रेडिट कार्ड बी का हम टोटल लिमिट मान के चलते हैं 50,000 रुपीस का है। यानी कि दोनों का मिला के जो आपका टोटल क्रेडिट कार्ड का लिमिट है वो है 1,50,000। अब हम मान के चलते हैं कि आपने 1,50,000 के क्रेडिट लिमिट में से 60,000 रुपीस अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू स्पेंड किया। तो यहाँ पे आपका जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो बनेगा वो बनेगा टोटल आउटस्टैंडिंग कितना आपका क्रेडिट कार्ड का पैसा है, यानी कि कितना पैसा आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी को पे करना है। तो यहाँ पे आपको 60,000 रुपया क्रेडिट कार्ड कंपनी को पे करना है, डिवाइड बाय टोटल आपका क्रेडिट कार्ड का कितना लिमिट है, यानी कि 1,50,000 आपके क्रेडिट कार्ड का लिमिट है, इनटू 100 कर देंगे। तो यहाँ पे आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन जो रेशियो है वो है 40%। लेकिन दोस्तों एक्सपर्ट्स का ओपिनियन ये है कि आपका जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो है वो 30% से कम ही होना चाहिए। यानी कि अगर आपका टोटल क्रेडिट कार्ड का लिमिट 1,50,000 का है तो आपको 45,000 से कम ही अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू स्पेंड करना चाहिए, यानी कि 45,000 भी आपको स्पेंड नहीं करना चाहिए। नहीं तो एट द एंड जब बैंक या तो क्रेडिट कार्ड कंपनी सिविल में या तो क्रेडिट कार्ड कंपनी को रिपोर्ट करेंगे एंड यहाँ पे देखा जाएगा कि आपका जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो 30% या तो उसके ऊपर है, तो यहाँ पे आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो अप टू 30% तक डैमेज हो सकता है। सेकेंड रीजन है रिडक्शन इन क्रेडिट कार्ड का लिमिट, यानी कि आपकी जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है अगर वो आपके टोटल क्रेडिट लिमिट को कम कर देती है तो उस केसेस में भी आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड का टोटल लिमिट 1 लाख रुपए का है एंड आप उसमें से 25,000 रुपए स्पेंड करते हैं, तो यहाँ पे आपका जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो है वो है 25%। लेकिन अगर आपकी क्रेडिट कार्ड कंपनी आपका जो टोटल क्रेडिट लिमिट है वो 1 लाख से कम करके 80,000 कर देती है, तो यहाँ पे आपका जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो है वो 30% से ज़्यादा हो जाता है। एंड जितना ज़्यादा आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो होता है उतना ज़्यादा आपको क्रेडिट हंगरी पर्सन माना जाता है, यानी कि आप क्रेडिट कार्ड के ऊपर कुछ ज़्यादा ही डिपेंडेंट है, आप अपने फाइनेंस को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे जितना कम आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो होता है उतना अच्छा माना जाता है। थर्ड पॉइंट है अप्लाइंग मल्टीपल लोन और मल्टीपल क्रेडिट कार्ड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि अगर आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर बहुत सारे बैंक में, बहुत सारे एनबीएफसी कंपनी में बार बार लोन के लिए या तो बार बार क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट आपके सिविल स्कोर के ऊपर आता है। यहाँ पे बेसिकली दोस्तों होता यह है कि अगर आप किसी बैंक में या तो एनबीएफसी कंपनी में लोन के लिए या तो क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो जो वो बैंक है या तो एनबीएफसी कंपनी है वो क्रेडिट ब्यूरो से आपके सिविल रिपोर्ट को मंगाती है एंड वो चेक करती है कि क्या आपने अपने पिछले लोन का तो जो भी आपका क्रेडिट कार्ड है उसका पैसा टाइम पे किया है कि नहीं किया है। एंड जितनी जगह आप लोन के लिए और क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे उतनी बैंक एनबीएफसी कंपनी क्रेडिट ब्यूरो से वो सिविल रिपोर्ट को मंगाती है एंड जितनी बार आपके सिविल रिपोर्ट को मंगाया जाता है उतना हार्ड इंक्वायरी आपके सिविल में होता है एंड इसका इंपैक्ट आपके सिविल स्कोर के ऊपर आता है। यानी कि अगर आप अपने क्रेडिट रिपोर्ट को, सिविल रिपोर्ट को खुद चेक करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, इसको सॉफ्ट इंक्वायरी कहा जाता है जब आप अपने सिविल रिपोर्ट को, क्रेडिट रिपोर्ट को खुद चेक करते हैं। लेकिन बैंक या तो एनबीएफसी कंपनी आपको लोन देने के लिए, आपको क्रेडिट कार्ड देने के लिए जब आपके सिविल रिपोर्ट को, आपके क्रेडिट रिपोर्ट को चेक करती है तो इसको हार्ड इंक्वायरी कहा जाता है एंड इसका इंपैक्ट आपके सिविल रिपोर्ट पे आता है। तो दोस्तों यहाँ पे एडवाइस ये होता है कि आपको डायरेक्टली लोन के लिए या तो क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। सबसे पहला आपको आपके इनकम के हिसाब से, आपके सिविल स्कोर के हिसाब से उस लोन का, उस क्रेडिट कार्ड का क्या एलिजिबिलिटी है वो जानना चाहिए एंड ये एलिजिबिलिटी आप डायरेक्टली बैंक में जाके इंक्वायरी कर सकते हैं या तो आप ऑनलाइन भी इंक्वायरी कर सकते हैं। जब सारा चीज़ आपको ओके हो जाए
तभी आपको लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए। नहीं तो अगर आप डायरेक्टली लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो हो सकता है आपका लोन रिजेक्ट हो जाए, फिर आप दूसरी जगह अप्लाई करेंगे। इस तरीके से आप बार बार अप्लाई करते जाएंगे एंड यहाँ पे आपका सिविल स्कोर डैमेज होते जाएगा। फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर आप किसी के लोन के गारंटर बनते हैं एंड गारंटर एग्रीमेंट को साइन करते हैं तो आपने जिस पर्सन के लोन की गारंटी लिया हुआ है, अगर वो पर्सन अपने लोन में डिले करते हैं या तो डिफॉल्ट करते हैं तो उसका भी इंपैक्ट आपके सिविल स्कोर के ऊपर आएगा। एंड आपने यहाँ पे जितने अमाउंट ऑफ लोन की गारंटी लिया हुआ है उतने अमाउंट से आपके टोटल लोन की एलिजिबिलिटी कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपके इनकम के हिसाब से हम मान के चलते हैं कि आप 10 लाख के लोन के लिए एलिजिबल हैं एंड यहाँ पे हम ये भी मान के चलते हैं कि आपने किसी के 3 लाख के लोन की गारंटी दिया हुआ है, तो यहाँ पे अब आप सिर्फ 7 लाख के ही लोन के लिए एलिजिबल होंगे क्योंकि आपका 3 लाख का जो लोन का लिमिट है वो आपने ऑलरेडी किसी को गारंटी दे चुके हैं। एंड यहाँ पे लोन गारंटर बनने से पहले बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें होती है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है जिसका ऊपर आई बटन में या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप वो वीडियो को देख सकते हैं। वो काफी इंटरेस्टिंग एंड काफी नॉलेजेबल वीडियो है। अब यहाँ पे फिफ्थ एंड फाइनल पॉइंट है क्रेडिट रिपोर्ट एरर, यानी कि अगर आपके सिविल रिपोर्ट में, आपके क्रेडिट रिपोर्ट में कोई एरर हो जाता है तो इसके वजह से भी आपके सिविल रिपोर्ट पे, आपके क्रेडिट रिपोर्ट पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आपके सिविल रिपोर्ट में या तो आपके क्रेडिट रिपोर्ट में किस तरीके से एरर हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपने कोई लोन का ईएमआई पे कर दिया है या तो कोई क्रेडिट कार्ड का बिल ऑलरेडी पे कर दिया है एंड यहाँ पे बैंक ने इस चीज को सिविल में अपडेट नहीं किया है, तो हो सकता है सिविल में दिखाए कि आपने उस लोन का पेमेंट नहीं किया है, तो ये भी एक तरीका का एरर है। तो यहाँ पे आप इस चीज को सिविल में बोल के आप इस चीज को रेक्टिफाई करवा सकते हैं या तो आप बैंक से इस चीज के बारे में कंसल्ट कर सकते हैं। सेकंड, अगर आपके बिहाफ पे कोई आपका फर्जी डॉक्यूमेंट लेके क्रेडिट कार्ड के लिए या तो लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो इसका भी नेगेटिव इंपैक्ट आपके सिविल स्कोर के ऊपर पड़ता है। तो यहाँ पे एडवाइजेबल ये होता है कि आपको हर महीने या तो हर 3 महीने में अपने सिविल रिपोर्ट को, अपने क्रेडिट रिपोर्ट को चेक करते रहना चाहिए। एंड यहाँ पे अगर कोई एरर होगा तो उस एरर के रिगार्डिंग में आप अपने बैंक से या तो क्रेडिट ब्यूरो से बात कर सकते हैं एंड उस एरर को रिमूव करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप 1 साल में एक बार अपने क्रेडिट रिपोर्ट को किसी भी क्रेडिट ब्यूरो के वेबसाइट से निकलवा सकते हैं। एक बार से ज्यादा अगर आप निकलवाएंगे तो आपको उसके लिए फीस देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोन एग्रीगेटर वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल bankbazaar.com, पैसाबाजार.com, यहाँ से आप ऑनलाइन फ्री में भी क्रेडिट रिपोर्ट निकलवा सकते हैं जितने बार चाहे उतने बार। तो दोस्तों यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों अपने फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव में जरूर शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।